हाँ भाई, तो कंप्रेशन मेंबर का लेक्चर नंबर 2। इससे पहले अपन ने कंप्रेशन मेंबर के वीडियो में देखा था कंप्रेशन मेंबर क्या होते हैं। जैसे कॉलम होते हैं बिल्डिंग्स में, स्ट्रट होते हैं ट्रस में। एक सिंपल एग्जांपल देखे थे जो पिछले पेपर्स में आए थे, कैसे कॉलम को डिज़ाइन करना है। बिल्टअप सेक्शन नहीं देखा था। सिंपल अपन ने देखा था एक आई सेक्शन की कैपेसिटी कैसे निकालें, या फिर कौन सा आई सेक्शन सिलेक्ट करें जिसकी लोड कैरिंग कैपेसिटी पर्याप्त हो। क्या देखा था अपन ने? अगर अपन को कोई आई सेक्शन अपन ने चुना, नहीं, पहले अपन शुरुआत करते हैं पी से। पी लोड के लिए कोई आई सेक्शन का चुनाव करना है तो अपन पहले ए रिक्वायर्ड निकालते हैं, अप्रोक्सीमेट। ये कैसे निकलता है? P बटा सिग्मा AC जो अज्यूम कर रखी है फिलहाल। तो ये 80 से 110 के बीच में कोई वैल्यू अज्यूम करके ये अप्रोक्सीमेट एरिया रिक्वायर्ड निकल जाता है। फिर इससे अपन कोई सेक्शन स्टील टेबल से चुनते हैं। फिर उसके रेडियस ऑफ गायरेशन से, मिनिमम रेडियस ऑफ गायरेशन से अपन निकालते हैं इसके लिए लैम्डा L/R से, इफेक्टिव लेंथ अपॉन R। इससे फिर अपन FCC निकाला और इससे अपन ने निकाला सिग्मा AC। फिर इस सिग्मा AC से अपन निकालते हैं P, इसको P डैश कर देते हैं। तो वो उस सेक्शन की कैपेसिटी है। अगर ये जितना भी लोड के लिए अपने को सेक्शन चुनना है उससे अगर ज़्यादा सहन करने की क्षमता इस सेक्शन की तो ओके है, नहीं तो फिर रीडिज़ाइन करते हैं। तो ये तो एक सिंपल सा अपन ने उदाहरण देखे था। थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें देखते हैं, थोड़ी और डेप्थ की चीज़ें देखते हैं। अब बात करते हैं ये आर मिनिमम की। ये क्या है? रेडियस ऑफ गायरेशन। ये क्वांटिटी है, जैसे स्पीड किसी कार की कितनी है तो देख के पता लग जाती है। देखो कितनी तेजी से कार जा रही है, लेकिन मोमेंटम नहीं पता लगता देख के, क्योंकि वो मोमेंटम क्या होता है? वेलोसिटी इनटू मास। तो कुछ क्वांटिटी ऐसी होती है जो डायरेक्टली देख नहीं सकते पर उसका बड़ा महत्व है, काम पड़ता है। रेडियस ऑफ गायरेशन एक ऐसी क्वांटिटी है, ये किसी भी ऑब्जेक्ट का देख के बताया नहीं जा सकता कि इसका रेडियस ऑफ गायरेशन कितना हो। इसका कैलकुलेशन होगा, उसके बाद पता चलेगा। तो ऐसे, लेकिन उसकी क्वांटिटी का महत्व जरूर है, इसके बिना ये सवाल सॉल्व नहीं होंगे। तो अगर सिंपल आई सेक्शन है तो इसका अपन मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालें तो दो एक्सिस के अबाउट निकाल सकते हैं। एक तो इसको एक्स एक्स एक्सिस नाम दे देता हूँ और एक वाई वाई एक्सिस। एक्स एक्स एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा आई एक्स, एक्स एक्स कर देते हैं। वाई वाई का आ जाएगा आई वाई वाई। एरिया इसका पूरे का निकाल सकते हैं अपन। ये रेक्टेंगल का एरिया निकाल लेंगे, ये बीच वाले रेक्टेंगल का एरिया निकाल लेंगे, नीचे वाले रेक्टेंगल का एरिया निकाल देंगे, इन तीनों को प्लस कर देंगे तो कुल एरिया आ जाएगा। तो अगर आर एक्स एक्स निकालना है तो उसका फॉर्मूला ये है कि आई एक्स एक्स बटा ए का अंडर रूट। इसी तरह आर वाई वाई निकालना है तो आई वाई वाई बटा ए का अंडर रूट। इसको आर से या के से भी डिनोट करते हैं। अभी स्टील टेबल में आर से डिनोट करा है तो अपन आर से चलने देते हैं। तो मेन इसको याद रखने का तरीका इसको याद रखने का एक बताता हूँ सिंपल तरीका। I इक्वल टू ए डॉट ये रेडियस ऑफ गायरेशन का स्क्वायर। अब ये आर कई बार उपयोग होता है, उसे कंफ्यूज नहीं होना है अपने को। कोई चीज की रेडियस नहीं है ये। अगर आई एक्स एक्स है तो आर एक्स एक्स है, अगर वाई वाई है तो आर वाई वाई।
तो ऐसे करके ये याद रखने का सूत्र आसान पड़ेगा, इसको याद करोगे तो आर की वैल्यू फिर ऐसे निकल जाएगी। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये तो सेक्शन अपने को बना बनाया बाजार में उपलब्ध है, तो इसलिए स्टील टेबल में भी इसके बारे में लिखा हुआ है। तो स्टील टेबल में डायरेक्ट इसका आर कितना है वो दिया हुआ है, दोनों ही दिशा का दिया रहता है, आर एक्स एक्स भी दिया है, आर वाई वाई भी दिया रहता है। तो जो दोनों में से कम होता है अपन उसकी वैल्यू इसमें पुट कर लेते हैं कैलकुलेशन में, और फिर अपना काम हो जाता है। कई बार ऐसा भी काम पड़ सकता है कि जो भी अपन सेक्शन चुनना चाह रहे हैं उसका आर अपने को नहीं पता। जैसे मान लो आई सेक्शन ये पर्याप्त नहीं था, तो अपन ने थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया। मान लो आई सेक्शन कोई पर्याप्त नहीं बैठ रहा, तो अपन ने इसके बाहर स्टील की प्लेट लगा दी, दोनों तरफ एक एक लगा दी, दोनों तरफ दो दो भी लगा सकते हैं। और इसको अगर अपन को चेक करना है कि क्या ये कितना लोड सहन कर सकता है सेक्शन, मान लो इफेक्टिव लेंथ दी हुई है, अब इसका आर एक्सेस अपने को निकालना पड़ेगा। आई निकालना पड़ेगा, दोनों एक्सेस के अबाउट निकालना पड़ेगा, कुल एरिया निकालना पड़ेगा। चलो बीच वाले का तो आपको आई दिया हुआ है और एरिया दिया हुआ है, इसका और इसका नीचे और ऊपर वाली प्लेट का पूरे सेक्शन के आई पे क्या असर पड़ेगा उसको जोड़ना पड़ेगा ना, तो वो अपन को करना पड़ता है। उसके बाद अपन रेडियस ऑफ गायरेशन निकाल पाते हैं। देखो एक सवाल आया भी था इस प्रकार का, ये वाला सवाल है, ये क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट, कैलकुलेट लीस्ट रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ ए कॉलम ऑफ सेक्शन ISHB 400 @0.805 किलो न्यूटन पर मीटर। वैसे तो इसका रेडियस ऑफ गायरेशन डायरेक्ट दिया हुआ है स्टील टेबल में, लेकिन चूंकि सवाल में लिखा है कैलकुलेट, तो इसके अंदर अपन को ये रेडियस ऑफ गायरेशन कैलकुलेट करने के प्रोसीजर भी दिखानी है, तो ये अपन करके देखेंगे। ISHB 400, चलो इस सवाल को लिख के करते हैं, अगले पन्ने पे कर लेते हैं। कौन सा है, कैलकुलेट RXX and RYY of ISHB, कौन सा है, हाँ ISHB 400 @0.806 किलो न्यूटन पर मीटर। और इसका सेक्शन का देख लेते हैं डिटेल्स क्या है। इसके लिए अपने को चाहिए रहेगा स्टील टेबल, देखो ISMB HB, ये ISHB दिख रहा है, नहीं दिख रहा, हाँ अब दिख रहा है। ये दो ISHB हैं, दोनों के वजन न्यूटन पर मीटर में दिया हुआ है, और अब ये वाला है, नीचे वाला है ISHB 400 806.4, ये न्यूटन में, किलो न्यूटन पर मीटर में करेंगे तो 0.806 बटा 1000 कर देते हैं, तो ये आ जाएगा। अब इसके डिटेल में लिखता हूँ, ठीक है, पहले डायग्राम बना लेते हैं। मैं अभी पेन से डायग्राम बना रहा हूँ, पर एग्जाम में तुमको पेंसिल स्केल से बनाना है। ठीक है, अब क्या क्या दिया है इसका, पहले तो एरिया दिया हुआ है, चलो एरिया लिख लेते हैं, 104.66 सेंटीमीटर स्क्वायर। यूनिट ध्यान से देख लेना, इसमें कुछ चीजें mm में है, कुछ चीजें सेंटीमीटर में है। विड्थ ऑफ फ्लेंज और डेप्थ ऑफ सेक्शन, डेप्थ ऑफ सेक्शन
ये दिया है, ये 400 है, ये 250 है, mm में है ये अब। ठीक है, और क्या क्या दिया है इसमें? 12.7 क्या है? थिकनेस ऑफ फ्लेंज, ये ऊपर लिखा है। थिकनेस ऑफ फ्लेंज यानी ये 12.7, ये भी 12.7। और थिकनेस ऑफ वेब दी हुई है, ये है 10.6। मैं दिखाऊं क्या? ये देखो 10.6। अब वेब क्या है और फ्लैंज क्या है, अब इतना तो पता ही होगा ना। ये है फ्लैंज, ये है वेब, और ये भी है फ्लैंज। अब अगर मान लो अपने को इसके अलावा और कोई डाटा नहीं दिया, हालांकि स्टील टेबल में दिया हुआ है आई कितना है, एरिया कितना है अपने को दिया है, तो अपन वही वाले फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, रेडियस ऑफ गायरेशन इक्वल टू √i/a। लेकिन अपन को पूरा कैलकुलेशन अगर दर्शाना है, 6 नंबर का सवाल है, तो कोई बात नहीं, बिना IS कोड के वो वैल्यू आई का लिए भी ऐसे भी अपन कर सकते हैं सॉल्व। तो कैसे करेंगे? ये MI निकालना सीखा होगा, याद है? इसको अपन डैश डैश वाली लाइन से ऐसा कर दिया, ये है मान लो एरिया नंबर 1, ये है एरिया नंबर 2, ये है एरिया नंबर 3। पहले अपन इस एक्सिस के अबाउट निकाल लेते हैं, ये है XX, ये मान लो इसके मध्य से गुजर रही है, तो ये दूरी भी 200 है ना, ये नीचे वाली दूरी भी 200 हो जाएगी। अब BD³/12 से रेक्टेंगल्स के निकल जाते हैं, तो I1 कितना आएगा? BD³/12, इसमें B क्या और D क्या है? B 250, D केवल इतना सा 12.7, 250 गुणा 12.7³/12, ऐसा I2 निकलेगा, ये सेकंड वाले रेक्टेंगल का। और इसमें B ये है और D ये है, B केवल इतना सा है तो 10.6, और D कितना रह जाएगा? 400 में से 2 बार 12.7 घटाना है, तो B हो गया। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, देखो 10.6 टाइम्स 400 में से 2 बार 12.7 घटा दिया का क्यूब बाय 12। I3 और I1 एक ही रहेगा, इसका और इसका सेम रहेगा। अब एरिया निकाल लेते हैं। एरिया फर्स्ट का कितना होगा? फर्स्ट का 250 गुणा 12.7, चलो इक्वल टू लिख देता हूँ मैं, बाद में कैलकुलेट करके लिख देंगे। वेब का एरिया 10.6 टाइम्स 400 में से 12.7 2 बार घटाया, देखते हैं कितना आएगा। A3 A1 के बराबर ही आएगा, 250 गुणा 12.7। ठीक है, अब कैलकुलेटर 250 12.7 cube/12। अब ये mm में चल रहा है, तो ये वैल्यू कितनी आई? थोड़ी जगह कम है, 42674.6 mm⁴, ठीक है। 10.6 400 माइनस 12.7 2 बार पूरे की पावर का क्यूब बाय 12। ठीक किया मैंने। ये आ जाएगा 46433
127.69 है तो 7 कर देता हूँ mm की पावर 4। I3 और I1 सेम है, वही ऊपर वाला 4267.4.6 mm की पावर 4। एरिया निकाल लेते हैं। 250 गुणा 12.7 3175 mm स्क्वायर। अब 10.6 गुणा 400 माइनस 12.7 दो बार माइनस, ठीक है, दो बार माइनस है ना, हाँ, 3970.76 mm स्क्वायर। I3 A1 और A3 सेम है, 3175 mm स्क्वायर। अब क्या करेंगे? अब याद होगा अपन को इन सबको कंबाइन करना है, I1 I2 I3 इन सबको मिला के अपन को IXX निकालना है। तो याद होगा अपन ने पढ़ा था पैरेलल एक्सेस थ्योरम, IXX निकालना है तो पहले अपन I1 जोड़ेंगे। अब चूंकि I1 जो अपन ने निकाला है इस फर्स्ट एरिया का MI, वो ऐसे एक्सेस से निकाला है जो इस वन एरिया के सेंटर से गुजरती है। तो इस एक्सेस और एक्स एक्सेस के बीच की कितनी दूरी है वो अपने को चाहिए। इसको अपन क्या नाम दें? इसको अपन A1 दे देते हैं। अब ये पूरी दूरी तो है 200। अब 200 में से ये 12.7 का हाफ माइनस करेंगे तो A1 आ जाएगा। उसका स्क्वायर एरिया में मल्टीप्लाई करके अपन को इसमें जोड़ना पड़ेगा, तो अपने को I1 की वजह से IXX में कितना कंट्रीब्यूशन है वो मिल जाएगा। देखो A1 गुणा छोटा A1 का स्क्वायर, इसी तरह से I2 प्लस A2 गुणा स्मॉल A2 स्क्वायर प्लस I3 प्लस A3 गुणा स्मॉल A3 का स्क्वायर। अब देखो ये A2 तो 0 आएगा क्योंकि जो 2 एरिया है इसका जो अपन ने I निकाला है I2 वो उसी एक्सेस के अबाउट निकाला है जो इसके मध्य से पास हो रही है, और एक्स भी वहीं से पास हो रही है, तो दोनों के बीच की दूरी 0 हो गई। तो ये टर्म तो कैंसिल हो जाएगी। इसके अलावा ये A3 टाइम्स A3 स्क्वायर और A1 टाइम्स A1 स्क्वायर ये दोनों सेम रहेगा, क्योंकि जितना ये A1 है उतना ही ये A3 भी होगा। स्मॉल A3 और स्मॉल A1 बराबर होगा। उसी तरह से दोनों का एरिया भी सेम है, तो कैपिटल A1 और कैपिटल A3 भी बराबर आएगा। तो अपन इन दोनों को दो बार निकालने की ज़रूरत नहीं है, इसको ऐसा लिख लेते हैं अपन, पहले I वाले लिख लेते हैं, प्लस 2 गुणा A1 डॉट स्मॉल A1 स्क्वायर। तो ये दोनों कंबाइन कर दिया। ऐसे इसको भी कर सकते हैं, I1 और I3 भी बराबर ही है। चलो अब वैल्यू लिखते हैं। तो 4267.4.6 ये I1 है। I3 को भी लिखने की बजाय अपन इसमें 2 का गुणा कर देते हैं। अब I2 लिख लेते हैं। I2 है 4643312.7, ठीक है। अब प्लस 2 गुणा A1 कितना है? A1 अपन ने ये निकाला 3175 गुणा A1 का स्क्वायर, अब ब्रैकेट लगा लो। A1 200 माइनस 12.7/2 इसका स्क्वायर, ऐसा अपना ये XX निकल जाएगा। अब कैलकुलेटर की बारी। 4267.6 जब कैलकुलेटर है फिर भी गलतियां हो जाती हैं। दिख रहा है? हाँ अब दिख रहा है ना। 4267.4.6 गुणा 2 प्लस 4643312.7, अब प्लस 2 गुणा 3175 गुणा
ब्रैकेट में 200 माइनस 12.7 बाय 2 का स्क्वायर। तो ये आ गया अपना IXX 284645524.8 mm की पावर 4। इससे अपन RXX अभी हल निकाल लेते हैं। RXX इक्वल टू अंडर रूट IXX बाय A। तो अंडर रूट 284645524.8 बाय एरिया कितना है, A1 प्लस A1 प्लस A2 प्लस A3, तो 3175 A1 है, 2 बार आ रहा है, प्लस A2 3970.76, तो 10320.76। वन 10320.76। अब अंडर रूट ब्रैकेट 284645524.8 डिवाइडेड बाय अभी जो निकाला वो ब्रैकेट के बाहर अंडर रूट लगा हुआ है 166.06। अब देखो ये जो अपन ने वैल्यू निकाली है और जो स्टील टेबल में दी हुई होगी इसमें थोड़ा अंतर रहेगा। इवन जो अपन ने एरिया भी निकाला A1 प्लस A2 प्लस A3 करके उसमें भी थोड़ा अंतर होगा जो स्टील टेबल में जो वैल्यू दी उससे। उसका कारण ये है कि अपन ने सेक्शन को पूरा रेक्टेंगल से मिलके बना हुआ एज्यूम कर लिया है, लेकिन ध्यान से देखो ऐसा होता नहीं है, इनमें कर्व होते हैं, है ना, इस वजह से थोड़ा अंतर रहता है। और स्टील टेबल की वैल्यू ऑब्वियसली ज़्यादा एक्यूरेट है क्योंकि इसमें इन कर्व के कारण कितना अंतर आएगा उसको भी कैलकुलेट करके रखा है। अब ये रहा ISHB 400, इसमें देखें R कितना है, इसमें दिया है 16.61 सेंटीमीटर है ये, तो 166.1 mm हुआ और अपना कितना है 166.06, काफ़ी रीजनेबल है, बढ़िया है। अब IYY निकाल सकते हैं। इन सब रेक्टेंगल्स का एरिया, इन सब रेक्टेंगल्स का इंडिविजुअल मोमेंट ऑफ एनर्जी अपन इस एक्सिस के अबाउट निकाल के जोड़ देंगे तो अपना काम हो जाएगा, क्योंकि इन सब के मध्य से ये रेखा गुजर रही है, A1, 2 और 3 तीनों एरिया के मध्य से गुजर रही है। तो डिस्टेंस उनके बीच की एरिया 1 के सेंटर से गुजरने वाली वर्टिकल एक्सिस का डिस्टेंस इस YY एक्सिस से कुछ भी नहीं है, 0 है। तो जो A इंटू कैपिटल एरिया इंटू स्मॉल, ये जो A1 का स्क्वायर है ये 0 है तीनों के केस में। मेरे ख्याल से सवाल तुम लोग कर चुके होगे, फिर भी मैं करके बता रहा हूँ। IYY डायरेक्ट निकल जाएगा, तो BD³/12। अब B क्या है और D क्या है, अब ये एक्सिस है तो D ये है और B ये है, पहले उल्टा था। ध्यान रखना जिस लंबाई को एक्सिस काट रही है वो D है, अब इसको काट रही है YY एक्सिस, तो ये D है, ये 250 है। तो फर्स्ट वाला जो फ्लैंज है उसका हो जाएगा D है 250 और 12.7 है B, तो 250 का क्यूब बटा 12, ये 2 बार आ रहा है, एक बार नीचे वाला फ्लैंज एक बार ऊपर वाला फ्लैंज, प्लस मध्य वाली जो वेब है उसमें देखो
इस दूरी को एक्सेस काट रही है, तो ये दूरी हुई डी, डी फॉर डेनमार्क, डी फॉर डंकी, और ये है बी, एक्सिस के समानांतर वाली दूरी। ये कितनी है? 400 में से 2 बार 12.7 माइनस कर लेते हैं। तो 400 में से 2 बार 12.7 माइनस कर लिया, लेकिन क्यूब होगा 10.6 का। इससे आ जाएगा आई वाई वाई। इंटू 250 क्यूब बाय 12 प्लस ब्रैकेट 400 माइनस 2 टाइम्स 12.7 ब्रैकेट क्लोज गुणा 10.6 का क्यूब डिवाइडेड बाय 12। काफी बड़ी संख्या 165736387.88 mm की पावर 4। अब इससे अपना आर वाई वाई आ जाएगा। आर वाई वाई इक्वल्स टू अंडर रूट आई वाई वाई बटा ए, है ना। तो ये जो अभी आया है मैं डायरेक्ट करता हूँ, अंडर रूट ब्रैकेट में अभी का आंसर डिवाइडेड बाय एरिया। एरिया अपन ने निकाला था ना, ये रहा 1320.76 1320.76, ठीक है। एरिया A1 प्लस A2 प्लस A3, अरे यार गलत लिख दिया, 1030 है आंसर। हाँ मुझे लग ही रहा था कुछ गलती हो रही है। 10320.76, अब ठीक है। ओके 40.073 mm। अब देखें स्टील टेबल में कितना है, आर वाई वाई, हाँ 5.16। इतना अंतर क्यों है यार? कुछ गलत वैल्यू ली क्या? मैं फिर से फटाफट करके देखता हूँ। 12.7 250 का क्यूब डिवाइडेड बाय 12 प्लस ओके, कैलकुलेशन मिस्टेक, इसमें शायद 2 का गुणा करना मैं भूल गया था। तो आएगा 33110096.22 mm की पावर 4। अब ये बदल जाएगा। हाँ अब आया है 56.64 mm। ये 2 का गुणा इसमें करना रह गया था। अब देखें स्टील टेबल में कितना है। थोड़ा ज़्यादा है अपना, इसमें 5.16 है, अपना 56.6 है। ऐसा क्यों है?
3175। ठीक है, अगर अपन का सेक्शन सारे रेक्टेंगल्स से मिलके बना है तो यही आंसर आएगा। आईएस कोड में स्टील टेबल में अंतर इसलिए है क्योंकि वो कर्व से बना है तो वो ज़्यादा एक्यूरेट है, पर ठीक है। इससे आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा। अब ये रेडियस ऑफ गायरेशन से अंतर क्या पड़ता है? अगर रेडियस ऑफ गायरेशन दो है, एक्स एक्स की और आई वाई वाई की। अब सेक्शन को थोड़ा अच्छे से बना के दिखाता हूँ। इस प्रकार का कुछ सेक्शन होता है, चौड़ाई सेक्शन की कम होती है और इस दिशा में चौड़ाई सेक्शन की थोड़ी ज़्यादा होती है। इस दिशा में चौड़ाई कम होने की वजह से इस दिशा में बकल होने का चांस ज़्यादा रहता है। इसलिए अपन क्या करते हैं, जो इन दोनों में से आर एक्स एक्स और आर वाई वाई में से जो कम वाला हो उसकी वैल्यू से फिर कैलकुलेशन करते हैं, क्योंकि जिस दिशा में आर कम है उस दिशा में बकल हो जाएगा। दूसरी दिशा में मजबूत है तो भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पहले फेल हो जाएगा सेक्शन। अब इसको अगर अपन को आर को नहीं बढ़ाएं अगर अपन किसी तरीके से और यही रहने दें और आर मिनिमम वाई वाला अधिकतर आई सेक्शन में कम होता है, तो इसकी वजह से लैम्डा की वैल्यू बढ़ जाएगी क्योंकि एल इफेक्टिव अपन आर अपॉन में आ रहा है और लैम्डा की वैल्यू बढ़ जाती है तो एफ सी सी की वैल्यू कम हो जाती है, क्योंकि इसमें लैम्डा का स्क्वायर अपॉन में आता है, नीचे आता है, तो एफ सी सी की वैल्यू बहुत कम हो जाएगी अगर लैम्डा बढ़ जाएगा तो। और लैम्डा कब बढ़ेगा? जब आर की वैल्यू बहुत कम आएगी। अगर एफ सी सी की वैल्यू कम आ जाती है तो सिग्मा ए सी की वैल्यू भी बहुत कम आती है, तो पूरा सेक्शन की परमिसिबल स्ट्रेस ही कम हो गई तो लोड कैरिंग कैपेसिटी बहुत कम हो जाती है। तो क्या रिलेशन इनका? अगर आर की वैल्यू गिरती है तो लैम्डा की वैल्यू ऊपर जाती है, उसकी वजह से एफ सी सी की वैल्यू नीचे आ जाती है या सिग्मा ए सी की वैल्यू नीचे आ जाती है और इसकी वजह से लोड कैरी करने की कैपेसिटी भी कम हो जाती है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एक सवाल आया था ऐसा थ्योरी का कि लोड कैरिंग कैपेसिटी किसी भी कॉलम सेक्शन की आर से कैसे डिपेंड करती है, तो उसमें अपन ये सब समझाएंगे, थ्योरी में ये लिख लेना। तो अब अगर इस सेक्शन का आर अपने को इस दिशा में, अच्छा पहले तो दिशा की बात करें, आर एक्स एक्स कौन सा? देखो ये है वाई एक्सिस, तो इस एक्सिस के परपेंडिकुलर दिशा में सेक्शन की चौड़ाई अगर कम है तो आर भी कम आता है। ये एक अंदाजे से बता रहा हूँ। ये है एक्स एक्सिस, इस एक्सिस के परपेंडिकुलर दिशा में अगर चौड़ाई ज़्यादा है कंपैरेटिवली तो आर थोड़ा सा ज़्यादा आएगा। तो देख के ही आप बता सकते हो कि कौन सी दिशा में आर कम आएगा, है ना। जैसे इसमें ये वाली चौड़ाई कम है, ये वाली चौड़ाई ज़्यादा है, तो एक्स एक्स के परपेंडिकुलर दिशा की चौड़ाई ज़्यादा है तो आर एक्स एक्स भी ज़्यादा आएगा। वाई वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर दिशा की चौड़ाई थोड़ी कम है तो आर वाई वाई भी कम आएगा। अब अगर मान लो अपन दो सेक्शन जोड़ दें, ये एक आई सेक्शन है, थोड़ा और अलग बनाते हैं, ये एक आई सेक्शन है। देखो ये कैसा आई सेक्शन है, इसकी ये चौड़ाई बहुत कम है और ये वाली काफ़ी ज़्यादा है, तो एक्स एक्स एक्सिस यहाँ पे अगर मैं बना दूँ और इसके देखो परपेंडिकुलर दिशा में चौड़ाई ज़्यादा है तो इसका आर एक्स एक्स ज़्यादा रहेगा आर वाई वाई से। इस दिशा का मान लो वाई है, ये दिशा वाई वाई की है, तो ये तो कन्फर्म, मतलब 2 गुने से भी शायद ज़्यादा निकलेगा। ये अपन को देखना पड़ेगा कैलकुलेट करके कितना आएगा। अब अगर मान लो अपन 2 आई सेक्शन जोड़ दें ऐसे,
अब अगर इस सेक्शन का निकालें अपन कि कितना लोड ये कैरी कर सकता है, तो पता है क्या होगा, एक्स एक्स एक्सिस तो दोनों सेक्शन के मध्य से गुजरनी चाहिए, तो यहाँ आ जाएगी एक्स एक्स एक्सिस, ये वाली नहीं। अब इसके परपेंडिकुलर दिशा में चौड़ाई तो आपने बढ़ा दी, बहुत बढ़िया। आर एक्स एक्स नया वाला तो और भी ज़्यादा आएगा पुराने आर एक्स एक्स से, लेकिन आर वाई वाई में क्या बदलाव आएगा, ये वाई एक्सिस है, इसके परपेंडिकुलर दिशा में देखो चौड़ाई अभी भी उतनी ही है जितनी पहले थी, तो आर वाई वाई नहीं बढ़ेगा, आर वाई वाई उतना ही रह जाएगा। और होता क्या है, दोनों में से जो कम है उसकी वैल्यू अपन रखते हैं लेमडा निकालने में। तो आर एक्स एक्स बढ़ भी गया तो कोई फायदा नहीं, ऐसे ये तीसरा भी सेक्शन यहाँ जोड़ दो तो भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि आर वाई वाई नहीं बढ़ रहा ना। अपने को पहले कमजोरी दूर करनी है अपने सेक्शन की, जो उसकी मजबूती है उसको बढ़ाने से पहले फायदा नहीं मिलेगा, पहले कमी को दूर करना है। इसलिए सेक्शन को ऐसे नहीं जोड़ना है, सेक्शन को अगर जोड़ना भी है तो ऐसे जोड़ सकते हैं। इन दोनों को कैसे जोड़ सकते हैं, यहाँ पे प्लेट लगा दो, बोल्ट लगा दो, या रिवेट लगा दो, या वेल्डिंग कर दो, ऐसे करके रिवेट लगा सकते हैं। अब देखो क्या हो रहा है, ये अगर y एक्सिस है तो y एक्सिस के परपेंडिकुलर दिशा में चौड़ाई बढ़ गई। अब आर वाई वाई इस सेक्शन का अकेले आई सेक्शन से ज़्यादा आएगा, उसकी वजह से सिग्मा ऐसी ज़्यादा आएगी, तो फिर इसकी लोड सहन करने की क्षमता बढ़ जाएगी। और देखो अकेला आई सेक्शन अगर कॉलम की तरह दें तो जैसे स्केल को आप अगर दबा के देखो तो स्केल मुड़ जाती है, लेकिन अगर दो स्केल थोड़ी दूरी पे रखें अपन और उसको ऐसे करके पैक कर दें फिर उसको अपन दबाएं तो वो ऐसे मुड़ेगी नहीं। जितना चौड़ा सेक्शन होगा, जितना चौड़ापन होगा सेक्शन में, उतना उसके बकलिंग फेलियर का चांस कम होता है, या उतना ज़्यादा फोर्स लगने के बाद बकलिंग फेलियर होता है। और बिल्कुल प्लेट को ही अगर अपन, ये आई तो छोड़ो, मान लो अपन ये प्लेट को ही अपन कॉलम की तरह उपयोग करें, जैसे स्केल जैसा सेक्शन हो जाएगा, फिर वो लाइन खींचने की स्केल होती है ना, वैसी उसको अगर अपन लगा दें कॉलम की जगह तो वो तो बहुत ही कम लोड में बकल हो जाएगा। बकल पता है ना, मुड़ जाता है कॉलम, उसको बकल कहते हैं। तो इसलिए आई सेक्शन दो इस प्रकार से जोड़ना ज़्यादा उचित होता है, ऐसे नहीं जोड़ना है। ऐसे 3 4 5 भी जोड़ दोगे तो भी उतना फायदा नहीं मिलेगा जितना इस प्रकार से जोड़ने में मिलेगा। तो सेक्शन को जोड़ना कैसे है, इसका सिंपल सी एक लाइन में बताता हूँ। आर मिनिमम बढ़ाना है, ऐसे सेक्शन को जोड़ना है। ये बार बार दो सेक्शन को जोड़ने के बारे में बात मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसका काम पड़ेगा। ऐसे सेक्शन जिनको 2 या 2 से अधिक सेक्शनों से जोड़ के बनाया जाता है उनको बोलते हैं बिल्ट अप सेक्शन, बिल्ट डैश अप, बिल्ट अप सेक्शंस। काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। 2 आई सेक्शन जोड़ सकते हैं ऐसे, इनके ऊपर कवर प्लेट लगानी पड़ेगी जोड़ने के लिए। 2 चैनल सेक्शन जोड़ सकते हैं ऐसे, सी टाइप का सेक्शन जो होता है उसे कहते हैं चैनल सेक्शन। इसको भी जोड़ने के लिए कवर प्लेट लगानी पड़ेगी ऊपर और नीचे। एंगल सेक्शन भी जोड़ सकते हैं, एक ये एंगल सेक्शन, दूसरा एक और एंगल सेक्शन। चैनल सेक्शन को दूसरे तरह से भी जोड़ सकते हैं, ऐसे भी जोड़ सकते हैं, पर ऐसा करते कम ही है, नहीं करते ऐसा। इस प्रकार से जोड़े तो उसे बोलते हैं बैक टू बैक। ये जो 2 जोड़े हैं ये पीठ से पीठ को जोड़ा है। जैसे मान लो 2 इंसान बैठे हुए हैं और पीठ से पीठ जुड़ी हुई है, ऐसा इसको इन दोनों का संज्ञा ये रहेगी, बैक टू बैक। ये मान लो ये एक जूता है जो किसी इंसान ने पहना है,
तो हील यहाँ पे होती है, हील, और ये होता है टो। तो मान लो यहाँ भी एक जूता है, तो ये टो से टो इसको जोड़ा है, तो इसको बोलेंगे टो टू टो। तो एक ही दो चैनल सेक्शन को दो तरीके से जोड़ सकते हैं, टो टू टो भी जोड़ सकते हैं, बैक टू बैक भी जोड़ सकते हैं। वैसे तुम्हें क्या लगता है कौन सा ज्यादा बेनिफिशियल है, ये या ये? दोनों का मान लो कॉस्ट सेम है, जोड़ने का भी कॉस्ट सेम है, तो किसकी लोड सहन करने की क्षमता ज्यादा होगी? जिसकी आर एक्स या आर वाई की मिनिमम वाली बढ़ जाएगी, उसकी लोड सहन करने की क्षमता भी बढ़ जाएगी। इस केस में और इस केस में देखो, इस एक्सिस के अबाउट, इसके परपेंडिकुलर दूरी कम है, फैलाव कम है, लेकिन यहाँ पे इस एक्सिस के अबाउट अगर आप निकालोगे तो ये अगर उपयुक्त दूरी पे रखा है तो ये दूरी ज़्यादा आएगी इसके मुकाबले। ये एक अंदाजे वाला है, एक्चुअली में तो निकालना ही पड़ेगा, तो ही एक्चुअल मालूम पड़ता है आर कितना है। इसका आर मिनिमम इसके आर मिनिमम से हमेशा ज़्यादा आएगा अगर इनकी दूरियों को एडजस्ट करके कुछ दूरी पे रखा है, तो एकदम चिपका के नहीं रखते हैं, ऐसा चैनल सेक्शन नहीं जोड़ते, दो चैनल सेक्शन ऐसे जोड़ दिए, ऐसा नहीं करते, थोड़ा गैप कर देते हैं। ये गैप रखने का कारण यही है, थोड़ा गैप बढ़ा दिया, थोड़ा और गैप बढ़ा दिया। अब बताओ किसका आर ज़्यादा आएगा? आर इसका ज़्यादा आएगा। आर इसका ज़्यादा आएगा तो इसका सिग्मा एसी भी ज़्यादा आएगा, और उस वजह से कितने लोड पे फेल होगा वो लोड भी ज़्यादा आएगा। तो मटेरियल सेम है, पैसा तो उतना ही लगना है, तो इनको दूर दूर रखेंगे तो ज़्यादा आर आएगा। एक टाइम बाद और इनको दूर कर भी दें तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि इस दिशा में जो आर था, जिसको अभी तक अपन आर एक्स एक्स को अपन अभी नहीं देख रहे थे, अब ये वाला कम हो जाएगा। इस दिशा के इस दिशा की एक्सिस का आर वाई वाई निकालेंगे तो वो तो आप बढ़ा दोगे और दूर करते जाओ, लेकिन आर एक्स तो उतना ही है ना। तो इसलिए एक लिमिट के बाद इनकी दूरी बढ़ा भी दें तो भी कोई लाभ नहीं मिलेगा। तो इसलिए कुछ ऐसा क्राइटेरिया रहता है कि अगर आई सेक्शन या चैनल सेक्शन अपन को बिल्टअप कॉलम बनाने के लिए यूज करने हैं, तो उनके आपस की दूरी इतनी रखो, इनका डिस्टेंस कुछ इतना रखो कि आर वाई वाई और आर एक्स एक्स एक दूसरे के बराबर आ जाए, लगभग बराबर आ जाए। अब आर क्या है? आई बाय ए का अंडर रूट, ये है आई एक्स एक्स अपॉन ए का अंडर रूट। इसका मतलब दोनों का रूट अगर हटाएं और ए से काट दें, तो इसका मतलब ये है कि हमें सेक्शन को कुछ ऐसा बनाना है कि दोनों का आई नहीं बोलेंगे, दो दिशाओं का आई बराबर हो जाए, तो ये कहेंगे कि ये दूरी उपयुक्त दूरी है। ऐसे डिस्टेंस को बोलेंगे मोस्ट इकोनॉमिकल डिस्टेंस। अपनी सिंपल भाषा में सबसे लाभकारी दूरी, क्योंकि क्या होगा, एक लिमिट से ज़्यादा अगर दूरी सेक्शन की बढ़ा देंगे तो उसे कनेक्ट करने के लिए मटेरियल ज़्यादा लगेगा, तो फिर वापस से कीमत बढ़ जाएगी। और एक लिमिट से ज़्यादा दूर अगर रख भी दिया तो वो एक सिंगल कॉलम यूनिट की तरह काम नहीं करेंगे, उनकी यूनिट ही ख़त्म हो जाएगी। फिर ऐसा हो जाएगा ये अपना अलग भग रहा है, ये अपना अलग भग रहा है, इनको बांध के रखना है। तो जो कवर प्लेट है वो कुछ दूरी रहेगी तब तक तो मेंटेन कर लेगी इनको, लेकिन अगर ज़्यादा दूरी हो जाएगी तो फिर कैसे टिकेगा कॉलम, है ना। तो मोस्ट इकोनॉमिकल डिस्टेंस अपन को रखना है। ये सब मैं क्यों बता रहा हूँ, इसका एक सवाल आया था, और बिल्टअप सेक्शन का अगर सवाल आता है तो हमेशा आपको ये दूरी डिसाइड करनी है अगर डिज़ाइन करना है तो। हाँ, अगर ऐसा सवाल दिया है कि फलाना फलाना बिल्टअप सेक्शन है, इनके बीच की दूरी इतनी है, बताओ
कितनी इनके फेलियर के टाइम तक ये कितना लोड सहन कर लेंगे, तो पहले से ही दिया है, दूरी तो निकालने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर डिज़ाइन करना है तो फिर अपने को ये निकालनी पड़ेगी कि मोस्ट इकोनॉमिकल डिस्टेंस कितना है। इसका पहले तो मैं एक सवाल दिखाता हूँ। डिज़ाइन टिम्बर सिंपल नंबर कैलकुलेट अरे यार कहाँ गया सवाल, इसमें होगा शायद। ये देखो, ये क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1। कैलकुलेट बैक टू बैक डिस्टेंस बिटवीन टू चैनल सेक्शंस। अब इसमें बैक टू बैक जोड़ा है, टो टू टो नहीं जोड़ा। ISMC 400 @ 484.61 न्यूटन पर एम मीटर सिलेक्टेड फॉर बिल्ट अप कॉलम टू ऑब्टेन मैक्सिमम यूटिलाइजेशन। संगठित स्तंभ के लिए, संगठित स्तंभ बिल्टअप कॉलम को हिंदी में बोलेंगे। संगठित स्तंभ के लिए दो चैनल सेक्शन कौन से हैं? ISMC 400 @ 484.61 न्यूटन पर मीटर चुने गए हैं। इनके बीच पीठ से पीठ की दूरी ज्ञात कीजिए जिनसे इनका अधिकतम उपयोग प्राप्त किया जा सके। अधिकतम उपयोग प्राप्त करना वही है मोस्ट इकोनॉमिकल, उनका सेटअप कैसा रहेगा। तो इसको सवाल को करते हैं अपन। क्वेश्चन 3A पार्ट। डायरेक्ट मैं डाटा लिख लेता हूँ। ISMC 400 @ 484.61 न्यूटन पर मीटर रन। इसका अपन को कैलकुलेट करना है मोस्ट इकोनॉमिकल डिस्टेंस। दूरी पीठ से पीठ तक की निकालनी है। अगर मोस्ट इकोनॉमिकल रखना है तो इसे टो टू टो ही रखना पड़ेगा। ऐसे में कितनी दूरी रखेंगे इससे, इस पीठ की इस पीठ से, ये निकालनी है अपने को ये डी डिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है। पर इसको जमाना पीठ से पीठ नहीं है, ऐसा नहीं जमाना है, ये ऐसे ही जमाया जाता है। अलग से ऐसा लिखा हो कि इनको अरेंज भी पीठ से पीठ किया है तो फिर ऐसा रखना है। ठीक है, अब अपन इसका डाटा निकालते हैं स्टील टेबल से। ISMC कहाँ है? कहाँ गया? ये रहा ISMC। सवाल को एक बार फिर से पढ़ते हैं। कैलकुलेट बैक टू बैक डिस्टेंस बिटवीन टू चैनल सेक्शन। नहीं है, बैक टू बैक डिस्टेंस का है ना, तो
सवाल में लिखा है कि दो ISMC 400 484.61 न्यूटन पर मीटर, इसका बैक टू बैक डिस्टेंस निकालना है। तो अब क्योंकि लिखा ही है तो चैनल को, दो चैनल सेक्शन को ऐसे बैक टू बैक रखा हुआ मान लेते हैं। ऐसा भी रख के डिज़ाइन कर सकते हैं, ऐसा एकदम नामुमकिन नहीं है। अब इसका चैनल सेक्शन का डिटेल्स देखते हैं। देखो इसमें भी इस प्रकार के सेक्शन बने हुए हैं। इस अरेंजमेंट को भी ये लोग डिस्क्राइब करते हैं, अलग अलग पैरामीटर्स दिए हुए हैं इसमें। कहाँ है चैनल सेक्शन? ये रहा चैनल सेक्शन ISMC 400। ये रहा ISMC 400, इसका 484.6 न्यूटन पर मीटर लोड है। अब इसका डाटा दिया हुआ है अपने को, काफ़ी सारा इसमें डायग्राम और इसको टेबल को देखना है। सबसे पहले तो इसका एरिया दिया हुआ है, वो अपन लिख लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं। अभी अपन एक का लिख रहे हैं डाटा, है ना, ये एरिया अभी अपन लिख रहे हैं एक चैनल सेक्शन का 62.93 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला दिया हुआ है डाटा डेप्थ ऑफ सेक्शन, ठीक है, तो इसको कैपिटल D लिख देते हैं अपन। ये वाला डाटा दिया है, ये है मान लो कैपिटल D, ये है 400, ये mm में है। अब ये बड़ा यूनिट का ध्यान रखना है। विड्थ ऑफ फ्लेंज, फ्लेंज की चौड़ाई, इसको अपन कितना लिखें? इसको जनरली B और छोटा सा f बना देते हैं। चलो इसको कैपिटल कर देते हैं, B छोटा सा f। ये इसका 100। अब दिया हुआ थिकनेस ऑफ फ्लेंज TF, इसकी मोटाई TF। थिकनेस ऑफ फ्लेंज कितनी दी है? 15.3 mm। थिकनेस ऑफ वेब, इसकी थिकनेस ऑफ वेब कहाँ लिखा है? 8.6, ठीक है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी की वैल्यू दी हुई है, अपना काम नहीं पड़ेगा इसका। मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू दी हुई है, और दिया हुआ है रेडियस ऑफ गायरेशंस की वैल्यू, मॉडुलस ऑफ सेक्शन, रेडियस ऑफ रूट, रेडियस एट टो, स्लोप ऑफ फ्लेंज, कनेक्शन के डिटेल्स दिए हैं, मैक्सिमम साइज ऑफ फ्लेंज रिवेट, और डायमेंशनिंग अंत में दिए। चलो इतना डाटा से अपन काम करके निकालते हैं। अब थोड़ा अच्छे से डायग्राम बनाता हूँ मैं। ठीक है, इनके बीच का डिस्टेंस है मान लो छोटा सा d। ये अपन को पता लगाना है कितना है। ये कुल मिला के इसकी कितनी 400 है, ये दिया हुआ है अपने को।
फ्लैंज की दी हुई है अपने को 100 मिलीमीटर दूरी, ये भी मिलीमीटर में है। इस डाटा थिकनेस तो रह गई, यहाँ पे है 15.3 और यहाँ पे है 8.6। ठीक है, अब इस सेक्शन की कुल मिला के आई कितना है y डायरेक्शन में और x डायरेक्शन में, वो अपने को निकालना है। अगर ये दूरी d अपने को गिवन है तो अपन मान लेते हैं इनके सेंटर से एक एक्सिस ये जा रही है y और ये जा रही है x। ठीक है, अब अपन को निकालना आई एक्स एक्स आई वाई वाई, दोनों को इक्वेट कर देंगे तो अपना डी मिल जाएगा अपने को। अब शुरुआत करते हैं, एरिया का विभाजन कर देते हैं डैश डैश लाइन से। इसको दे देते हैं एरिया 1 2 3 4 5 6। पहले निकालते हैं अपन आई एक्स एक्स, तो ये कितनी है 15.3। यहाँ भी मैं लिख देता हूँ 15.3 mm। अब BD क्यूब बाय 12 करते चलेंगे। एक्सिस के समानांतर वाली दूरी है B और उसके परपेंडिकुलर वाली है D। ठीक है, मैं थोड़ा लंबे रास्ते से कर रहा हूँ, अपन शॉर्टकट भी कर सकते हैं। अपन को हर एक चैनल सेक्शन का आई एक्स एक्स और आई वाई वाई दिया हुआ है सवाल में, अपन उसका भी उपयोग कर सकते हैं। देखो उसका उपयोग करके मैं बताता हूँ, फिर अलग से भी निकाल के बताऊंगा। आई एक्स एक्स एक चैनल सेक्शन का आई एक्स एक्स है, ये पूरे बिल्टअप सेक्शन का नहीं है, केवल एक चैनल सेक्शन का है। तो अपन इसको एक का है तो अपन 1 लगा देते हैं, आई एक्स 1 कर देते हैं इसको। तो दिया हुआ है 1508 mm की पावर 4। इसी तरह से आई y1 कर देते हैं, ठीक है। देखो एक आई कितना कम है और एक आई कितना ज्यादा है। एरिया तो दोनों, एरिया तो सेम है, ये तो दिशा अलग हो गई, एरिया की कोई दिशा नहीं है। एरिया तो अगर एक चैनल सेक्शन का निकालोगे तो उतना ही है, इसके बटे में एरिया करो, अंडर रूट निकालोगे तो आर एक्स और आर वाई निकल आएंगे। तो देखो कितना अंतर आएगा उनमें, कम से कम 100 गुने का अंतर है आई में, तो 10 गुने का अंतर तो आर का ही जाएगा। इसलिए अपने को बिल्टअप सेक्शन बनाना पड़ता है, इसकी मदद से अपन ये आर वाई इसका बढ़ा देते हैं। फिलहाल ये एक सेक्शन का है, मान लो ये है अपना चैनल सेक्शन 1, ये है अपना चैनल सेक्शन 2। इसको मैं C1 इसको C2 नाम दे देता हूँ। तो ये C1 का है, C2 का भी इतना है, लेकिन ये किसके अबाउट है, इनके CG से एक एक्सिस पास हो रही है, ये उसके अबाउट है। नहीं, ये एक्स एक्स का है ना, पहले एक्स एक्स की बात करते हैं। तो CG से ये एक्सिस पास हो रही है, इसी के अबाउट है ये भी इसी के अबाउट है। अभी फिलहाल तो इत्तेफाक की बात है कि जो बिल्टअप सेक्शन के सेंटर से जो एक्सिस जा रही है एक्स एक्स, और इस चैनल सेक्शन के सेंटर से जो एक्स एक्सिस जाती, वो दोनों सेम है, क्योंकि इस दिशा में सिमेट्री है। तो सेंटर दोनों की एक्सिस सेम पॉइंट से जा रही है, तो इसलिए वो डिस्टेंस 0 है, जिसका अपन स्क्वायर का मल्टीप्लाई करते हैं एरिया में। तो अगर अपन आई एक्स एक्स पूरी असेंबली का निकालें, पूरे बिल्टअप सेक्शन का, तो वह ऐसे निकलेगा कि आई एक्स 1 प्लस
फर्स्ट सेक्शन का एरिया और A1 का स्क्वायर प्लस IX2। अब वो दोनों चैनल सेक्शन सेम है तो IX1 और IX2 बराबर ही आएंगे, A2 टाइम्स A2 स्क्वायर। अब ये छोटे A1 ये छोटे A2 ये क्या रहते हैं ये मैं बताता हूँ, दूसरे पेज पे बताता हूँ। अगर स्थिति कुछ यूँ होती कि ये चैनल सेक्शन है और इसकी अपन को इस एक्सिस के अबाउट अपने को निकालना है I, जो स्टील टेबल में दिया हुआ है वो इसके मध्य हाइट से गुजरने वाली एक मान लो 1 एक्सिस है, उससे गुजरने वाली एक्सिस है, इस मध्य पॉइंट से गुजरने वाली एक्सिस के अबाउट स्टील टेबल में I दिया हुआ है, इसको अपन बोल देते हैं I1। लेकिन अगर अपन को एक और एक्सिस जो इसके मध्य से नहीं गुजर रही, दूर से गुजर रही है, उस एक्सिस के ऊपर अगर निकालना है इस सेक्शन का I, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है I है ना, तो कैसे निकलेगा, इसकी दूरी है मान लो A1 है मान लो, तो इसका जो भी एरिया है सेक्शन का वो है कैपिटल A, तो IX निकालने का ये फॉर्मूला है। CG से पास होने वाली एक्सिस के अबाउट का I प्लस एरिया गुणा एक्सिस के बीच की परपेंडिकुलर दूरी, ये है। अब अभी जो अपन सवाल सॉल्व कर रहे हैं उसमें ऐसा है कि एक सेक्शन का I जो स्टील टेबल में दिया है वो मध्य से गुजरने वाली एक्सिस के अबाउट दिया है, और अपन को निकालना भी उसी एक्सिस, जिस एक्सिस के अबाउट है वो वहीं से पास हो रही है, तो दोनों के बीच की दूरी 0 है। तो इसलिए ये टर्म 0 हो जाएगी, तो फिलहाल IXX हो जाएगा IX1 प्लस IX2, दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, तो ये हो जाएगा 15082.8 गुणा 2, ये हो जाएगा 65710 मिलीमीटर की पावर 4। अब अपन निकालेंगे IYY। अब थोड़ा अपने को लफड़ा है। अब क्या लफड़ा है, जो IY1 दिया हुआ है स्टील टेबल में वो अपने को इस एक्सिस के अबाउट नहीं दिया है, वो चैनल के CG से पास होने वाली वर्टिकल एक्सिस के अबाउट दिया है। इस चैनल का CG इस पीठ से कितनी दूर है वो अपन को पता लगाना पड़ेगा, है ना। वो है मान लो कुछ दूरी, किससे डिनोट करें इसको, C, छोटा C से डिनोट करते हैं अपन, C से। इसके बाद अपने को ये दूरी तो पता ही है कितनी है, पता है नहीं पता, अरे यार अभी तो बताया था तुमको, देखो ये तो D है और ये रेखा इसके बीच में से जा रही है, तो ये हुई D/2। बादाम खाना शुरू करो तुम लोग यार। हाँ, तो ये मैं क्यों दूरी निकाल रहा हूँ, क्योंकि इस सेक्शन का अपना अकेले का जो स्टील टेबल में दिया हुआ है IYY वो इस एक्सिस के अबाउट है, इसको अपन को इस एक्सिस पे शिफ्ट करना है, तो अपन इसका एरिया गुणा यहाँ से यहाँ तक की दूरी का स्क्वायर को मल्टीप्लाई करके जोड़ेंगे, तो मतलब इक्वेशन कुछ ऐसी बनेगी, IYY हर एक का IY1, दूसरे का भी इसको Y2 नाम दे रहे हैं क्योंकि सेक्शन नंबर 2 है, ये सेक्शन नंबर 1 है, प्लस दोनों का एरिया तो सेम ही है, गुणा ये दूरी का स्क्वायर, यहाँ से यहाँ, इसके CG से इस नई एक्सिस की दूरी, तो इसको नाम दे देते हैं अपन A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर। ये A1 A2 ये ऊपर वाली इक्वेशन के A1 A2 से अलग है, ये हर बार इक्वेशन में अलग अलग रहेगा, जैसा डायग्राम है वैसा रहेगा ये। अब इसको अपन डायरेक्ट लिखते हैं, IY1 अपने को दिया है 500
4.8 प्लस एरिया इसका दिया है अपने को, कितना दिया है ये देखो, ये दिया ना 62.93, ये सेंटीमीटर में है तो 629.3 नहीं 6293 mm² हो जाएगा। 6293 ये काट दिया मैंने ना, 62.93 सेंटीमीटर स्क्वायर था तो मिलीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर रहा है तो 100 का गुणा कर दिया है। अब इसमें ये दूरी अपने को चाहिए, अब d/2 अपने को नहीं पता, यही तो निकालना है। तो d/2 इसमें अपन ये दूरी को जोड़ेंगे, ये c, ये अपने को IS कोड में दिया हुआ है, नहीं दिया है तो CG निकालने वाले सवाल जैसे सॉल्व करते हैं ना वैसे सॉल्व कर करके अपन को वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ये देखो c, ये कुछ दूरी इन्होंने बताई ना, तो इस सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये लिखा हुआ है, तो ये दिया हुआ 2.42 सेंटीमीटर में है ये, तो 24.2 मिलीमीटर हो गया। यही सब 2 बार हो रहा है रिपीट, I/2 I/1 सेम है, एरिया भी सेम है। A2 क्या है, यहाँ से यहाँ की दूरी तो वो उतनी आएगी जितनी ये है, d/2 प्लस ये c, तो इस पूरे में 2 का गुणा कर सकते हैं अपन, ठीक है। अब ये हो जाएगा 69010, इसमें 2 का गुणा कर दिया मैंने, प्लस अब ये ब्रैकेट खोलना पड़ेगा, अब अपन कैलकुलेटर की सहायता लेते हैं। 6293 गुणा 2, 24.2 स्क्वायर प्लस d²/4 प्लस 24.2 d, ये आएगा इसका। अब इसको ये आया I/Y पूरे सेक्शन को जोड़ने के बाद वाला, तो एक तो ये था I/XX बिल्टअप सेक्शन का, I/YY बिल्टअप सेक्शन का, इसी इक्वेशन से मिल गया। अब इन दोनों को एक के इक्वेट करेंगे तो अपन को D की वैल्यू मिल जाएगी, और वो अपना D रहेगा जो अपन को सवाल में निकाल के देना है। अगले पन्ने पे करता हूँ मैं। तो I/YY की वैल्यू पहले लिख देता हूँ मैं, नहीं हाँ I/YY की है 1009.6 प्लस 12586 मल्टीप्लाई, बड़ा ब्रैकेट लगा देता हूँ मैं, 585 है 0.64। देखो पीछे से आगे लिखने में गलती कर रहा हूँ मैं, तुमको ऐसी नहीं करनी है, नंबर कट जाएंगे, ठीक है। अब इसके इक्वल टू में अपन लिखेंगे I/XX की वैल्यू 30175.6, ठीक है। अब इतने सारे नंबर हो गए हैं, इसमें से ये घटा दूं, ठीक है। 30175.6 माइनस 1009.6, 29.166 यहाँ आ जाएगा। इसका भाग दे देता हूँ, डिवाइडेड बाय 12586, 2.317, तो ये इक्वेशन के बराबर आ जाएगा। ये 585.64
प्लस डी स्क्वायर बाय 4 प्लस 24.2 डी इक्वल टू 2.3173। चलो इतना ही बहुत है, ज़्यादा लिख दिया बल्कि। अब इसको सॉल्व करते हैं। डी स्क्वायर बाय 4 प्लस 24.2 डी प्लस इसमें से ये घटा देते हैं 585.64 माइनस आंसर 583.32। चलो बहुत है, इक्वल टू 0। अब ये होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके रूट्स निकाल लेते हैं। तो डी की वैल्यू क्या क्या आएगी, ये आता है तुमको करना कैलकुलेटर से डायरेक्ट। मोड में जाने का कहाँ है, अच्छा 2 बार मोड, तीसरी बार मोड, इक्वेशन का 1 दबा रहा हूँ मैं, अननोन वाली नहीं डिग्री वाली है, तो 2 डिग्री की है तो 2 टाइप कर रहा हूँ मैं। हाँ, ए है 1/4, 1/4, बी है 24.2, 24.2, सी है 583.32। तो एक वैल्यू आ रही है -45 और दूसरी आ रही है -51। अरे ऐसा कैसे है? -45.35 और -51.45। तो गलती पकड़ में आ गई। ये जो आई मैंने लिया है इसको mm की पावर 4 ले लिया, ये एक्चुअली सेंटीमीटर की पावर 4 है, इसलिए गलती हो गई है। अभी इसको फिर से करता हूँ मैं वीडियो का ये पोर्शन इसलिए नहीं काट रहा हूँ ताकि तुम देख लो कितनी आसानी से गलतियाँ हो जाती हैं, थोड़ा सा भी ध्यान नहीं दिया तो। फिर से करते हैं, आई वाई वाई निकालते हैं, आई वाई वन प्लस आई वाई टू, आई वाई ये देखो सेंटीमीटर में इसकी यूनिट है 150 दिख रहा है, 15082.8, 15082.8 ये सेंटीमीटर की पावर 4 है। अब इसको मिलीमीटर की पावर 4 में कन्वर्ट करना है। 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर, तो 15082.8 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4, अब ये कन्वर्ट हो जाएगा मिलीमीटर में। और आई वाई वाई अपन पूरे सेक्शन का निकाल रहे हैं, तो आई वाई वन प्लस आई वाई टू, तो सेम टू सेम रहेगा 15082.8 सेंटीमीटर स्क्वायर की पावर 4। तो इसमें 2 का गुणा कर देंगे तो अपने को आई वाई वाई मिल जाएगा। आई एक्स एक्स की इक्वेशन मैंने क्या लिखी थी, आई x1 प्लस ए टाइम्स a1 स्क्वायर प्लस आई x2 प्लस ए टाइम्स a2 स्क्वायर। आई x1 भी मैंने गलत लिख लिया था, इसमें दिया हुआ है 504.8, 504.8, ये सेंटीमीटर की पावर 4 में है आई, तो इसमें 10 की घात 4 का गुणा करेंगे। अब ये सही यूनिट में है। एरिया को भी अपन ने सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया हुआ था, तो अपन ने मिलीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट किया था, तो वो है 62.93 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 6293 मिलीमीटर स्क्वायर। इसमें a1 का गुणा करेंगे तो a1 अपना आएगा c प्लस d/2, तो d/2 तो अपने को नहीं पता, c अपने को दिया है 24.4, वैसे 2.42 सेंटीमीटर लिखा है, तो उसको भी mm में कर रहे हैं अपन कन्वर्ट। या तो सब कुछ mm में कर लो या सेंटीमीटर में कर लो, ठीक है। सेम टू सेम रिपीट हो रहा है, बड़ा ब्रैकेट लगा के मल्टीप्लाई 2 कर दिया है,
अब कैलकुलेटर की मदद ले लेते हैं, इसको भी निकाल लेते हैं। 1508.8 मल्टीप्लाई 2, अरे मोड कॉम्प्लेक्स, हाँ 1508.8 मल्टीप्लाई 2, ठीक, 30165.6 30165.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 मिलीमीटर की पावर 4। इधर निकालते हैं 504.8 मल्टीप्लाई बाय 2 1009.6 1009.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 प्लस 6293 मल्टीप्लाई 2 12586। अब ये ब्रैकेट खोलने के बाद ये क्या आएगा 585.64 प्लस d/2 गुणा 24.2 मल्टीप्लाई 2, तो वो 2 से 2 ये कट जाएगा, इसलिए डायरेक्ट में लिख रहा हूँ 24.2 d प्लस d स्क्वायर बाय 4, ठीक है, ये आएगा। अब आई एक्स एक्स और आई वाई वाई इक्वेट करेंगे तो इक्वेशन ये बन जाएगी कि 1009.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 प्लस 12586, और इसमें ये सब आ जाएगा डी स्क्वायर बाय 4 प्लस 24.2 डी प्लस 585.64। इसके इक्वल टू में ये दिख रहा है 3016.5.6 गुणा 10 की पावर 4। अब ये सॉल्व करेंगे तो डी सही आएगा। अब इसमें से ये घटा देता हूँ और इसका भाग दे देता हूँ, डी स्क्वायर बाय 4 प्लस 24.2 डी प्लस 585.64 इक्वल टू, है ना, इसमें से ये माइनस करूंगा अभी 30165.6 मल्टीप्लाई ई4 क्या है 10 की घात 4 माइनस ये 1009.6 गुणा ई की पावर 4, बहुत बड़ी संख्या है 29156 और 10 की घात 4। अब इसमें भाग देना है ये संख्या का 12586 23165 23165.42। अब ये इक्वल टू के इस तरफ ले आते हैं तो इसमें से माइनस कर देंगे डी स्क्वायर बाय 4 प्लस 24.2 डी, और इसमें से ये माइनस करेंगे माइनस 585.64 22579, ये माइनस में आएगा 22579.78 इक्वल्स टू 0। हाँ, अब अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब मैं फटाफट करता हूँ इसको, फिर से मोड इक्वेशन का 1 दबा रहा हूँ, इधर जा रहे हैं डिग्री 2, ठीक है। अब a है 1/4 इक्वल टू दबा रहा हूँ, b की वैल्यू है 24.2 इक्वल टू दबा रहा हूँ, c की वैल्यू है -22579.78 इक्वल टू दबा दिया मैंने। एक वैल्यू दूसरी माइनस में है, वो काम की नहीं है, अपने प्लस वाली लेनी है। तो ऐसे करके अपने को d की वैल्यू मिल गई 256.0038 है। तो ठीक है, अभी इतना ही ठीक है। ये mm में है, ये है वो दूरी जो अपने को सवाल में निकालनी है। 256 mm दूरी पे अपन ये सेक्शन पीठ से पीठ दूरी पे रखेंगे तो अपना वो मोस्ट इकोनॉमिकल डिस्टेंस रहेगा।
और सेक्शन का पूर्ण उपयोग होगा, बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ सेक्शन। चलो इसके बाद कुछ और बात बताता हूँ। अगर सवाल आता है कि आप कोई ऐसा कॉलम का सेक्शन डिज़ाइन करो जो फलाना फलाना लोड को कैरी कर सके, जैसे कि एक सवाल ये दिखाता हूँ मैं, देखो ये क्वेश्चन नंबर 6 से 2017 का पेपर है। डिजाइन बिल्ट अप कॉलम यूजिंग 2 चैनल प्लेस्ड बैक टू बैक टू कैरी एन एक्सियल लोड ऑफ 1500 किलो न्यूटन। द इफेक्टिव लेंथ ऑफ कॉलम इज 5.8 मीटर, FY 250। अपन ने पहले भी देखा था ऐसे सवाल को कैसे सॉल्व करना है, पर इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट आ गया है। अब अपन को बिल्ट अप सेक्शन डिजाइन करना है। चींटी आ गई, कोई बात नहीं यार, तू भी जी। बिल्ट अप कॉलम सेक्शन बैक टू बैक रखना है, अब ये ध्यान रखना बैक टू बैक। पी कितना है, 1500 किलो न्यूटन। इफेक्टिव लेंथ कॉलम की L इफेक्टिव दी हुई है 5.8 मीटर। FY दिया हुआ है 250 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अब ध्यान दो, ये 20 नंबर का सवाल है और बाकी कोई और सवाल देखो वो 20 नंबर का नहीं था। ये देखो, डिजाइन सूटेबल सेक्शन फॉर स्टील कॉलम, ये 10 का है और ये 20 का है। उसका कारण है, अब इसमें चैनल सेक्शन कौन से उपयोग करोगे ये भी अपने को चुनना है, और उनके बीच की ये दूरी कितनी रखनी है ये भी अपने को डिसाइड करना है। उसके बाद इन 2 चैनल सेक्शन को या कोई भी सेक्शन को अगर जोड़ रहे हैं तो ये जो कवर प्लेट लगाते हैं ये क्या है, कवर प्लेट ही कैसे लगती है, इनको बांधने के लिए जो प्लेट लगाते हैं उनकी भी डिजाइन करनी पड़ती है। आसान है ये सब, बाद में पहले देखते हैं सेक्शन कैसे चुनना है। तो याद है अपन ने इससे पहले भी पढ़ा था, पहले तो सिग्मा AC एज्यूम कर लो कुछ भी, बिल्टअप सेक्शन के लिए 110 मान लो। इसका कारण है क्योंकि बिल्टअप सेक्शन में अपन ये दूरी अपनी मर्जी से चुन सकते हैं, तो R अपन बढ़ा लेते हैं आराम से। तो जब अपन R रेडियस ऑफ गायरेशन इस एक्सिस के परपेंडिकुलर दिशा में, तो जब अपन ये R अपने हिसाब से बढ़ा सकते हैं, ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी अपने पास है, तो फिर सिग्मा AC थोड़ा ज़्यादा अपने को मिल जाता है। इस सिग्मा AC को एज्यूम करा है अभी अपन ने, तो एरिया रिक्वायर्ड कितना होगा, तो P बाय सिग्मा AC जो भी एज्यूम किया है, तो 1500 बटा 110 कितना आएगा ये, इसका मोड करना पड़ेगा फिर से कॉम्प्लेक्स 1500 बाय 110 13.6। अच्छा, इसमें 1000 का गुणा और करना है ना, किलो न्यूटन है, तो मल्टीप्लाई 13,636.36 mm स्क्वायर। इसको अगर सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लें तो अपन को लगभग 136 सेंटीमीटर स्क्वायर से ज़्यादा का एरिया चाहिए, और ये दोनों का मिला के तो अपने को एक चैनल सेक्शन का कितना चाहिए, 136 का आधा कितना होगा, 73। अब अपन उठाते हैं स्टील टेबल। चैनल सेक्शन यहाँ है पेज नंबर 16 पे, ये देखो पेज नंबर 16। इसके पहले आई सेक्शन है और इस पेज के बाद क्या है, एंगल सेक्शन बैक टू बैक जुड़े हुए हैं, उसका है। अब इसमें अपन देखो एरिया को देखते जाओ, 73 कहाँ आ रहा है, देखो यहाँ तक पहुँच गए अपन,
मैक्सिमम 62 तक पहुंच गया मामला, एरिया 73 तक नहीं पहुंचा। अब देखो टीवी टेबल में कुछ और भी काम की चीजें हैं। 2 चैनल सेक्शन बैक टू बैक जोड़े हैं, उनकी दूरी भी दी हुई है और उनकी डायरेक्ट कुछ डाटा मिल जाएगा जो कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा। जैसे ये तो बहुत लाइट सेक्शन है, वेट, एरिया, इसकी मदद लेते हैं अपन। चलो ISMC 2 इसने जोड़े हैं, इसकी वजह से रेडियस ऑफ गायरेशन इसकी आ रही है 15.48। स्पेस बिटवीन वेब, अगर स्पेस बढ़ाते जा रहे हैं तो RY बढ़ता जा रहा है, कैसा कैसा उसका भी टेबल दिया है। तो RY बढ़ गया तो अपन यहाँ तक आके रुक जाते हैं 15.68 और यहाँ पे है 15.48। तो अपन वो स्पेसिंग रखेंगे इन दोनों की, दिख नहीं रखे, इन दोनों की चैनल सेक्शन की उतनी दूरी रखेंगे S कि ये RXX की वैल्यू और ये RYY की वैल्यू समान हो जाए, जैसा अपन ने पहले किया था। तो इसमें देखो ये 15.68 वैल्यू तब आ रही है जब 260 mm इनकी दूरी हो रही है, ठीक है, और यहाँ पे 15.48 हो रहा है। तो एक्चुअली RXX उसका मिनिमम R हो जाएगा। अभी अगर अपन इसको ट्राई करें, देखें ट्राइंग टू ISMC 400, बीच की दूरी एट स्पेसिंग 260 बैक टू बैक। तो इसका RXX दिया हुआ है 15.48, ये है सेंटीमीटर में। RYY दिया हुआ है 260 के सामने 15.68, ये भी सेंटीमीटर में दिया हुआ है। अब इसका R मिनिमम ये हो गया। अब शुरू करते हैं। इफेक्टिव लेंथ डायरेक्ट दे रखी है 5.8 मीटर, लैम्डा निकालते हैं 5800 बटा 154.8, इसको mm में कन्वर्ट कर दिया, कितना 5800 154.8 तो 37.467। इसकी यूनिट नहीं है। अब अपन को सिग्मा AC निकालना है। सिग्मा AC निकालने के लिए मैंने फॉर्मूला बताया था कि FCC निकाल लो और उससे सिग्मा AC निकाल लो। ऐसे डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि ये फॉर्मूले से ही निकाल लो। जो किताबें हैं स्टील की उसमें एक टेबल दिया हुआ है, उससे निकाल सकते हैं। इस प्रकार का टेबल है। अपना FY कौन सा है 250, अपन को हमेशा यही वाली लाइन देखनी है। अब इसमें लैम्डा आया अपना 37,
इसमें देखो 30 के बाद 40 आ गया है, तो इसमें अब अपन को इंटरपोलेशन करना पड़ेगा। चलो ये भी देख लो कैसे होता है, वरना अपना फॉर्मूला क्या है, सिग्मा एसी 0.6 मल्टीप्लाई एफ सी सी गुणा एफ वाई बटा एफ सी सी की पावर 1.4 प्लस एफ वाई की पावर 1.4, इस पूरे की पावर 1/1.4। इसमें एफ सी सी निकालने के लिए अपने को लेमडा लग रहा है, इसमें एफ सी सी कैसे निकलेगा, पाई स्क्वायर ई बाय लेमडा स्क्वायर। अगर ये नहीं करना, टेबल का उपयोग करना है, तो वो भी देखो कैसे करते हैं, मैं सिखाता हूँ। यहाँ देखो लेमडा की लिस्ट है और यहाँ एफ वाई की, अपना 250 है, 250 में देखते जाओ। अगर लेमडा 30 है तो 145 है एफ वाई अपना सिग्मा एसी, इस सिग्मा एसी की वैल्यू दे रहा है, ठीक है। तो लेमडा 1 अगर 30 है तो सिग्मा 1 है कितना है, 145। लेमडा 2 उससे नीचे वाला देखो 40 है, तो यहाँ दिया 139। अब अपना लेमडा ना 30 है ना 40 है, अपना है लेमडा 37.467। तो अपना सिग्मा एसी कितना है, इसको निकालने के लिए अपन को इंटरपोलेशन करना पड़ेगा। अपन मानेंगे कि 30 से 40 लेमडा जैसे ही बढ़ता जाता है, वैसे ही 145 से सिग्मा कम होते होते 129 तक पहुंच जाता है। तो ये 30 से 40 में कितना बढ़ा, 10 बढ़ा। 10 लेमडा की वैल्यू अगर 10 बढ़ रही है तो सिग्मा की वैल्यू कितनी कम हो रही है, ये निकाल लो। मैं लॉजिक इसलिए बता रहा हूँ ताकि याद रहे, मैं तो डायरेक्ट कर सकता हूँ इसको। तो इसको कुछ ऐसा करना, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 डिवाइडेड बाय लेमडा 1 माइनस लेमडा 2। इससे अपन को पता चल गया 10 ये लेमडा की वैल्यू बढ़ रही तो सिग्मा कितना अंतर आ रहा है। इसमें मल्टीप्लाई कर दो लेमडा माइनस लेमडा 1 का, और इसमें जो वैल्यू आएगी वो सिग्मा 1 में जोड़ दो, तो अपने को पता लग जाएगा कि अपना सिग्मा एसी कितना है। 145, ये वैल्यू वैसे नेगेटिव आएगी। 145 माइनस 139 डिवाइडेड बाय 30 माइनस 40 मल्टीप्लाई बाय 37.467 माइनस लेमडा 1 इनिशियल वैल्यू से इसको 30 लिखना है ना। तो इससे अपने को मल्टीप्लाई करने से क्या मिल रहा है कि लेमडा 1 से जितना अपना लेमडा ज़्यादा है, यानी 37 में से 30 घटा तो 7 बढ़ गया, अपना 7.4 बढ़ गया। तो 7.4 बढ़ेगा तो सिग्मा में कितना अंतर आएगा वो इससे मालूम पड़ेगा। असल में क्या हो रहा है, ये अंतर में ये अंतर का भाग दे दिया तो अपन को ये मालूम पड़ गया सिग्मा की एक वैल्यू भी चेंज होती है, तो लेमडा की एक वैल्यू भी चेंज होती है तो सिग्मा की कितनी वैल्यू चेंज होती है। फिर अपन ने मल्टीप्लाई कर दिया कि लेमडा की कितनी वैल्यू 30 से चेंज हुई, 7। तो अपने को मिल जाएगा कि सिग्मा की वैल्यू कितनी, 7 चेंज होने से चेंज हो रही है सिग्मा की वैल्यू। लेमडा की वैल्यू 7 चेंज हो रही है, 7.46 चेंज हो रही है, तो सिग्मा की वैल्यू कितनी चेंज हो रही है इससे मिल जाएगा। इसमें आप जोड़ दो सिग्मा 1 की वैल्यू, सिग्मा 1 है 145। फिर से देखो, अगर लेमडा की वैल्यू 10 घटती है तो ये आ रहा है 6, तो सिग्मा की वैल्यू 6 बढ़ती है, ठीक है। इसको और तो अपने को ये पता लगाना है अपनी लेमडा 1 से जितना ज़्यादा है उसका मल्टीप्लाई कर देंगे अपन, तो 7.467 इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपने को मालूम पड़ जाएगा कि 10 छोड़ो 7 की वजह से कितना अंतर आ रहा है। इसमें 145 को प्लस कर दो,
तो ये माइनस ही आएगी, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सिग्मा की वैल्यू कम हो रही है जैसे जैसे लेमडा की बढ़ रही है, तो ये सही है, माइनस ही आना चाहिए। तो -4.4802 प्लस 145, ये आएगा 140.52 न्यूटन पर mm²। अच्छा, काफी अधिक आई है क्योंकि अपना R अधिक है ना, इसलिए। मैं इंटरपोलेशन को एक और एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लो है अपना लेमडा आया है, मान लो कहाँ, टेबल में से देखता हूँ फिर। मान लो लेमडा आया है 73। अब अपन को 73 लेमडा पे सिग्मा AC कितना है ये निकालना है। तो टेबल देखो, 250 वाले में देखेंगे और इधर लेमडा की वैल्यू देखेंगे, तो अपना 70 और 80 के बीच में आ रहा है 73। तो 70 लेमडा है, मान लो अपना लेमडा 1, दिख नहीं रहा, 70 है अपना लेमडा 1, उस पे सिग्मा 1 की वैल्यू 70 के सामने दी हुई है 112। ठीक है, अभी यूनिट नहीं लिख रहा हूं मैं। लेमडा 2 70 के बाद अगला दिया हुआ है 80, उसके सामने दी हुई है 101। 80 पे सिग्मा 2 है 101। अब पहले अपन ये पता करेंगे कि सिग्मा की वैल्यू लेमडा की वैल्यू पे कैसे डिपेंड कर रही है। तो चेंज इन वैल्यू ऑफ सिग्मा डिवाइडेड बाय चेंज इन वैल्यू ऑफ लेमडा। तो 112 माइनस 101 कर देंगे और बटे में 70 माइनस 80 कर देंगे। इससे अपना क्या आ रहा है, 11 बटा माइनस 10। इससे अपने को क्या संकेत मिल रहा है कि अगर लेमडा की वैल्यू 10 घट रही है तो सिग्मा की वैल्यू 11 बढ़ रही है। माइनस के साइन को अपन ऊपर भी ले जा सकते हैं, ये समझने में ज़्यादा अच्छा है। अगर लेमडा की वैल्यू 10 बढ़ा दी तो सिग्मा की वैल्यू 11 कम हो जाएगी, और ऐसा ही हो रहा है। देखो ये देखो, जैसे जैसे सिग्मा लेमडा की वैल्यू बढ़ती जा रही है वैसे वैसे सिग्मा की वैल्यू कम होती जा रही है। ये देखो, यहाँ तो बहुत कम हो गई, यहाँ लेमडा की बढ़ गई। तो अपन को ये मालूम पड़ गया लेमडा की वैल्यू 70 और 80 है, तो उसके बीच में क्या रिलेशन है। 10 बढ़ रहा है तो 11 सिग्मा घट रहा है। अब अगर इसको और डिवाइड कर दें तो -1.1 आ गया, 10 का भी भाग दे ही दो। तो अपने को इससे क्या मिल गया कि अगर लेमडा की वैल्यू 1 बढ़ रही है, अगर 1 लेमडा की वैल्यू बढ़ रही है तो सिग्मा की वैल्यू 1.1 घट रही है। मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये इक्वल टू लिखना था, प्लस नहीं लिखना था। इससे ही अपने को मालूम पड़ गया। अब अपन ये देखेंगे कि अपना लेमडा इस लेमडा से कितना ज़्यादा है, तो वो अपने को कैसे मिलेगा, इसमें से घटा देंगे। तो लेमडा माइनस लेमडा 1, 73 माइनस 70 हो गया 3। ठीक है, अब 70 में 3 अगर बढ़ रहा है लेमडा तो सिग्मा कितना कम होगा, 3.3। ये अपने को निकालना है। तो अपना लेमडा बढ़ा 3, तो हर एक लेमडा बढ़ने में सिग्मा 1.1 घट रहा है, तो सिग्मा कितना घटेगा, 3.3 घटेगा। तो अपना सिग्मा AC आ जाएगा, 70 के सामने लिखा है 112 माइनस 3 गुणा 1.1। ये 1.1 कैसे आया था, इस फॉर्मूले से। तो ये लॉजिक याद रख लो, फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है। 112 माइनस 3.3,
सकता है। वन 108.7 तो ऐसे टेबल से भी निकाल सकते हैं। मुझे ऐसा लग रहा था शायद तुम लोगों को ये कठिन लगेगा, इसलिए मैं डायरेक्ट उस फॉर्मूले से निकालने वाला बता रहा था तरीका। तो हमने कहाँ तक सॉल्व किया था? यहाँ तक सॉल्व किया था। लैम्डा अपना मिल गया था। इस लैम्डा की वजह से, अच्छा तो ऊपर रखेंगे, इस लैम्डा की वैल्यू से अपना सिग्मा एसी कितना आया वो अपने को चाहिए था ना। फॉर्मूले की वजह अपन ने टेबल से निकाल लिया, ये रहा अपना सिग्मा एसी। अच्छा दिख नहीं रहा, हाँ ये आया अपना 140.52, जबकि अपन ने 110 एज्यूम किया था। मतलब जितना अपन सेक्शन सोच रहे थे उससे कम एरिया का सेक्शन भी पास हो जाएगा। तो सिग्मा एसी फिर से लिख लेता हूँ 140 पॉइंट, अरे फिर देखना पड़ेगा, 140.52। न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो सेक्शन की लोड कैरी करने की कैपेसिटी कितनी, कितना अधिक से अधिक लोड सपोर्ट करेगा। तो सिग्मा एसी जो अब निकला है गुणा जो सेक्शन का एरिया है। अपन ने सेक्शन ये चुने थे, दो पास पास में है IAS MC 400, इनका वेट और एरिया दिया है। अब इनका कंबाइंड एरिया ये 125.86 सेंटीमीटर स्क्वायर। सिग्मा एसी तो है, अब ये न्यूटन पर mm स्क्वायर में है तो एरिया को भी mm स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे। 125.86 सेंटीमीटर स्क्वायर था तो 10 की घात 2 का गुणा कर दिया। अब अपन को मालूम पड़ जाएगा P, ये कैपेसिटी कितनी है इसकी। इसको P को अपन अलग नाम देते हैं ना, PC कर देते हैं, जिससे कि वो पहले वाले P से अलग रहे। ये आ रहा है 1768584.72 न्यूटन। किलो न्यूटन करना है तो बटा 1000 कर दो, तो 1760 से थोड़ा सा ज़्यादा है, 1768.58 किलो न्यूटन। तो क्लियरली जितनी अपने को कैपेसिटी थी, आवश्यकता थी, उससे ज़्यादा है इसकी कैपेसिटी, तो ये ओके। अगर अपने पास बहुत टाइम हो, फुर्सत हो, तो अपन इससे हल्का वाला सेक्शन भी ट्राई कर सकते हैं, जैसे इसको चेक कर सकते हैं। तो पता चल जाएगा कि सस्ता, मतलब इससे अगर हल्का सेक्शन भी पास हो रहा है तो वो सस्ता पड़ेगा, तो उसको चुनना चाहिए। पर एग्जाम में टाइम कम होता है तो ऐसा सेक्शन का चुनाव करना जो एक बार में ही पास हो जाए। और बिल्टअप सेक्शन में ये तो पता लग गया अपने को कि ये सेक्शन पास हो गया, लेकिन इसमें अब देखो अपन ने थोड़े से शॉर्टकट लिए हैं। जैसे कि पहले से ही अपने को पता था कि इन दो चैनल सेक्शन की दूरी कितनी रखने से अपने को फायदा मिल रहा है, क्योंकि अपन ने स्टील टेबल में ही देख लिया था उनकी दूरी कितनी दी हुई है और उस हिसाब से उनका आर कितना चेंज हो रहा है। अगर ये सब नहीं दिया है तो एक शॉर्ट ट्रिक सीखो। शॉर्ट ट्रिक, अगर चैनल सेक्शन रखने हैं टो टू टो, तो इनको कुछ ऐसी दूरी से रखो कि ये दूरी और ये दूरी समान हो जाए, ऐसा।
अगर चैनल सेक्शन पीठ से पीठ जोड़ी है और अगर ये चैनल सेक्शन का डी डेप्थ है तो इनकी दूरी पीठ से पीठ की या तो 0.6 गुना डी से लेके 0.7 डी रखो तो काम बन जाएगा। और अगर आई सेक्शन दो जोड़ रहे हो और इनकी डेप्थ अगर डी है, दोनों की सेम ही होगी, तो इसमें बढ़ाना है, इसमें 1.5 गुना कर दो। ये दूरी कितनी रखें तो या तो 1.5 गुना डी रख लो से लेके 1.6 गुना डी रख लो। इसमें बराबर रखना है। पीठ से पीठ जुड़ी है तो कम कर दो, आई से आई जुड़ा है तो 1.5 गुना कर दो। ये ध्यान रखना है आंकड़ा। इसका फोटो स्क्रीनशॉट सेव कर लेना। तो एक ही बार में तुम्हारा काम सवाल का हो जाएगा। कितनी दूरी रखना है वो सब निकालना पड़ता है, नहीं तो इसमें इतना टाइम नहीं रहेगा, तो ऐसे ही कर देना और सेक्शन तुम्हारा पास हो जाएगा। ट्रायल सेक्शन तो एज्यूम करना ही पड़ता है। 110 का ले सकते हैं, एज्यूम कर सकते हैं सिग्मा एसी की वैल्यू अगर बिल्टअप सेक्शन है तो। एक और सवाल अभी तक नहीं आया है, मेरे को बताना चाहिए उसके बारे में भी। अभी तक स्ट्रट डिज़ाइन का सवाल मैंने देखा भी मुझे मिला नहीं है। स्ट्रट डिज़ाइन, देखो अगर स्ट्रट को डिज़ाइन करने का सवाल आया है तो मतलब ये ट्रस का मेंबर है। स्ट्रट ट्रस में होता है, जैसे कुछ इस प्रकार की ट्रस होती है ना। अगर यहाँ लोड लग रहा है तो अगर स्ट्रट डिज़ाइन करना है तो ऐसा डायग्राम नहीं दिया हुआ रहेगा, डायरेक्ट तुमको लंबाई या दूरी दी हुई रहेगी मेंबर की, है ना। तो अगर स्ट्रट बोला है तो वो ट्रस का मेंबर है, तो कुछ बातें याद रखना। जितनी मेंबर की दूरी है वही इफेक्टिव लेंथ है। मेंबर की दूरी जितनी है वही इफेक्टिव लेंथ है। इसका कारण है क्योंकि ट्रस में दोनों एंड हिंज होते हैं। एक एंड फिक्स है, एक एंड फ्री, वो सब लफड़ा नहीं होता। दूसरा, अगर स्ट्रट का डिज़ाइन करना है जो ट्रस में लगा हुआ है तो आप एंगल सेक्शन ले सकते हो, जबकि नॉर्मली अपन ऐसा करते नहीं है। अपन या तो आई सेक्शन लेते हैं अगर सिंगल है तो, नहीं तो चैनल सेक्शन ले लेते हैं। 2 जोड़ने हैं तो 2 आई जोड़ सकते हैं। अभी तक अपन ने ऐसा एग्जांपल मैंने अभी नहीं बताया इसमें जिसमें एंगल सेक्शन लिया। अब इसमें क्या है, थोड़ा सा एक मन में लगता जरूर है, इसको गजेट प्लेट से जोड़ दिया, एक गजेट प्लेट है यहाँ पे 2 रिवेट से जोड़ दिया मान लो, तो ये वाला हिस्सा का ज़्यादा रोल नहीं रहेगा ना। ये तो लटका है बाहर, ये आउटस्टैंडिंग लैग है, मेन तो यही कनेक्टेड है, तो इस वाले हिस्से में ही सारा लोड आता होगा, ऐसा अपने को मन में डाउट आता है। उसलिए एक नियम भी है, जितना भी इसका कुल एरिया है उसका केवल 80% एरिया ही अपन को एज्यूम करना है। तो मतलब जब अपन इसकी कैपेसिटी निकालेंगे P, तो जो अपन सिग्मा AC में एरिया का गुणा करते हैं उसका केवल 80% ही अपन को मानना है। तो बस इस बात का ध्यान रखना है, उसकी वजह से क्या थोड़ा सा कम आता है। और इन चीज़ों में चूंकि बिल्टअप सेक्शन नहीं है, ट्रस में तो ऐसे ही सब यूज़ करते हैं, तो सिग्मा AC की वैल्यू बहुत कम एज्यूम करना, मान लो 40, क्योंकि एंगल सेक्शन ये बड़े छोटे छोटे रहेंगे कंपैरेटिवली, तो इसका R तो बहुत कम रहता है, और R कम रहेगा तो लैम्डा बहुत ज़्यादा आएगा, तो उसकी वजह से सिग्मा AC कम आता है। तो सिग्मा AC 40 एज्यूम करना, उसकी वजह से कितने एरिया की आवश्यकता है वो निकालना, P बाय सिग्मा AC जो 40 एज्यूम किया उससे, और फिर इसका एरिया कितना आया उस बेसिस पे फिर स्टील टेबल में देखना और चुनाव कर लेना। इसका कोई सवाल पहले आया हो तो मुझे उसका भेजना, सवाल पुराने क्वेश्चन पेपर का आया हो तो उसको सॉल्व करेंगे अपन। ऐसे करके सॉल्व हो जाएगा। कोई भी एक सेक्शन फिर स्टील टेबल से चुन लेना जिसका एरिया ज़्यादा हो, फिर उसका सिग्मा AC निकालना, जो भी उसका R मिनिमम होगा उससे लैम्डा निकाल के सिग्मा AC निकलेगा, फिर इससे उसकी कैपेसिटी निकाल लेना। तो जितना भी तुमको दिया हुआ रहेगा कि इस स्ट्रट में फलाना लोड P इक्वल टू जो भी मतलब 80 किलो न्यूटन आ रहा है, तो वो उससे ज़्यादा आ रहा है तो ठीक है, ऐसे करके डिज़ाइन हो जाएगा।
अब ये बिल्टअप सेक्शन वाला जो ओके मैंने लिखा है ये अभी पूरा नहीं है सवाल। इसमें अपन को दो बिल्टअप सेक्शन को बांधने की व्यवस्था भी करनी है। देखो, एक ये चैनल, एक ये चैनल, दोनों को पीठ से पीठ जोड़ी है, तो इनको मैं ऐसे ऐसे दर्शा रहा हूँ जोड़ने का। मान लो यहाँ रिवेट, यहाँ रिवेट, यहाँ रिवेट, यहाँ रिवेट, ऐसे 4 रिवेट से इनको जोड़ा है। इसको अगर अपन सामने से देखेंगे तो अपन को चैनल ऐसा दिखेगा। ये इसका फ्रंट एलिवेशन है, या बोलो साइड व्यू देख लो इसको। ये है टॉप व्यू कॉलम का। तो इनको बांधे कैसे? तो दो तरीके हैं। एक तो होता है लेसिंग, उसमें कुछ इस प्रकार से जैसे जूते की लेस होती है, यहाँ पे एक रिवेट आ सकती है, ज्यादा भी आ सकती है। जैसे जूते की लेस होती है ना, टेढ़ी 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 टेढ़ी, ऐसे ये सिस्टम रहता है। इसको बोलेंगे लेसिंग। दूसरा होता है बैटन। ये एक सेक्शन है, ये दूसरा सेक्शन है। ये सेक्शन थोड़ा मोटा बन गया, ये इतना ही रहना चाहिए था। बैटन जैसे बेल्ट होती है, एकदम हॉरिजॉन्टल होती है, ऐसी होती है बैटन। मान लो यहाँ पे 2 लगा दिए, 4 भी लगा सकते हैं रिवेट, 1 2 3 4, 1 2 3 4। नीचे भी लगा दिया, मान लो 1 2 3 4, 1 2 3। तो लेस, हालांकि हॉरिजॉन्टल लेस भी हो सकती है, जरूरी नहीं है तिरछी तिरछी हो। जूते में ऐसी भी होती है लेस, ये तो एक याद रखने के लिए बता रहा हूँ मैं। तो तिरछी तिरछी है तो लेसिंग नाम ध्यान रखना, और बेल्ट जैसा है तो बैटन। अगर कॉलम में एसेंट्रिसिटी है, उसमें मोमेंट आ रहा है, कॉलम कंप्रेसिव फोर्स तो सहन कर ही रहा है बेचारा, ऊपर से उसके ऊपर मोमेंट भी लगा दिया, तो लेसिंग सिस्टम को प्रेफर करते हैं। और अगर कॉलम में केवल एक्सियल लोड आ रहा है और इनके बीच में ज्यादा दूरी नहीं है, दो चैनल सेक्शन जैसा अपन ने रखे हैं, या 2 आई सेक्शन है, जो भी 2 सेक्शन है, उनमें अगर ज्यादा दूरी नहीं है और केवल एक्सियल लोड आ रहा है, तो बैटन को प्रेफर करते हैं। कोई भी एक कॉलम बनाया अपन ने, एक से अधिक सेक्शन को जोड़ के, तो उसमें लेसिंग भी दे सकते हैं, बैटन भी दे सकते हैं। हो सकता है ऐसा सवाल आ जाए कि ऐसा एक सेक्शन बना और उसमें लेसिंग भी डिजाइन करो, और हो सकता है अगले साल ऐसा सवाल आ जाए कि ऐसा एक कॉलम डिजाइन करो, उसमें बैटन डिजाइन करो। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि लेसिंग दे ही नहीं सकते किसी एक बिल्टअप सेक्शन में, या बैटन ही देना है या लेसिंग ही देना है, दोनों ट्राई करके देख सकते हैं। अगर सवाल में लिखा है तो करना है। अच्छा, अब इतना ही बहुत लंबा वीडियो हो रहा है ये सब। अब अगले सवाल अपन इसके देखेंगे, जिसमें अपन लेसिंग और बैटन को कैसे डिजाइन करना है ये भी देखेंगे। बिल्टअप कॉलम कैसे डिजाइन करना है वो तो देख लिया, अब ये लेसिंग बैटन का बचा है, इसको अपन अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक इसके और सवाल कुछ कर लेना, मैं इसमें से एक एग्जांपल बता देता हूँ, उसको कर लेना तो कुछ फायदा हो जाएगा शायद। ये कर लो क्वेश्चन नंबर 4 का बी, ये 2018 में आया था। डिजाइन बिल्टअप कॉलम यूजिंग 2 चैनल प्लेस्ड बैक टू बैक, उनका एक्सियल लोड 1000 किलो न्यूटन और इफेक्टिव लेंथ दी हुई है 7.25 मीटर, काफी अधिक है। F/ISO मान के ही चलना है, 15 नंबर का है। ठीक है, बचा हुआ लेसिंग बैटन का अगले वीडियो में।